सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, व्याख्यान 4, उपविषय पाठ साना साना हाथ जोड़ी। लेखिका का नाम मधु कांकरिया और ये पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका में से लिया गया है। आज हम इसका चौथा व्याख्यान पढ़ेंगे। पाठ का नाम साना साना हाथ जोड़ी और आज इस व्याख्यान में हम इस पाठ को संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे, यानी हम पूरा पाठ आज दोहराएंगे। लेखिका का परिचय। मधु कांकरिया का जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं बेटा, उपन्यास उन्होंने लिखा पत्ताखोर, कहानी भी लिखी है सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में यीशु। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। मधु कांकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि इनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। पाठ का परिचय जान लेते हैं। तो पाठ का परिचय कुछ इस प्रकार से है। लेखिका द्वारा रचित इस यात्रा वृत्तांत में गैंगटोक शहर के अनुपम सौंदर्य को इतने चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है कि पाठक का मन भी सैर करने लगता है। शहर के अद्भुत और प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण के साथ लेखिका ने पहाड़ी लोगों के परिश्रम, कठोर जीवन, पत्थर तोड़ती महिलाओं का वास्तविक वर्णन किया है जो मन को छू जाता है। बर्फ से ढके पहाड़, झरने और तिस्ता नदी लेखिका के मन को आध्यात्मिकता से जोड़ देते हैं। कुल मिलाकर लेखिका की यह यात्रा एक खोज यात्रा बन जाती है और पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल उत्पन्न कर देता है। पाठ को पढ़ने से पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। संधि स्थल, मिलने का स्थान। उजास, उजास का अर्थ होता है प्रकाश या उजाला। अतीन्द्रियता, इंद्रियों से परे जाने का भाव। रकम रकम, रकम रकम का अर्थ है तरह तरह के, गदराना, रूप निखरना। जायजा, अनुभव और अनुमान। बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म को मानने वाले। संधि पत्र, समझौते के लिए लिखा गया पत्र। अवधारणाएं, मानसिक विचार। रफ्ता रफ्ता, धीरे धीरे। काम्य, मन की चाहत या कामना। विशालकाय, बहुत बड़े आकार वाला। वादियाँ, पर्वतों के बीच फैला हुआ भाग। पराकाष्ठा, पराकाष्ठा का अर्थ होता है पूरी ऊंचाई पर। फेन, फेन का अर्थ है झाग, जलप्रपात, जल का ऊंचाई से गिरना। अभिशप्त, जिसे शाप दिया गया हो। अनंतता, अंत न होने का भाव। तामसिकताएं, बुरी भावनाएं। सयानी, सयानी का अर्थ है समझदार या चतुर। चरवेती, चरवेती, चलते रहो चलते रहो। सतत, लगातार या निरंतर। वजूद, अस्तित्व होने का भाव। तंद्रिल अवस्था, नींद जैसी स्थिति में होना। आत्मलीन, अपने आप में लीन। निरपेक्ष, जो किसी के साथ पक्षपात न करे। समाधिस्थ, समाधिस्थ का अर्थ होता है समाधि की दशा। संजीदा, गंभीर। डायनामाइट, एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ। वंचना, वंचित होने का भाव। हेयर पिन बेंट, बालों में लगाने वाली पिन के आकार का। सात्विक, पवित्र। हलाहल, जहर। परिंदे, पक्षी। अनायास, अचानक। डाइवोर्स, तलाक। विभोर, आनंदित। नायाब, अमूल्य या बेशकीमती। संकरा, कम खुला या पतला। अभिभूत, भावना से भरपूर। एहसास, अनुभव। आबो हवा, हवा पानी या जलवायु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें।
वृत्ति, स्वभाव, तरावट, नमी, मियाद, सीमा, राम रोछो, अच्छा है। अब हम पाठ को मुख्य संकेत बिंदुओं के आधार पर दोहराएंगे। हमारा पहला संकेत बिंदु है गैंगटोक का सौंदर्य। तो बेटा गैंगटोक के सौंदर्य का वर्णन करते हुए लेखिका कहती है कि रात्रि में गैंगटोक शहर को देखते हुए लेखिका को ऐसा लगा मानो आसमान उल्टा पड़ा हो और तारे बिखरकर टिमटिमा रहे हों। गैंगटोक मेहनतकश लोगों का एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह, शाम, रात। एक प्रार्थना लेखिका के होठों को छूने लगी जो उसने एक नेपाली युवती से सीखी थी। साना साना हाथ जोड़ी, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। अगला संकेत बिंदु है कंचनजंघा का दिखाई न देना। सुबह युमथांग के लिए निकलना था पर आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की तरफ भागी। लोगों ने उसे बताया था कि मौसम साफ हो तो बालकनी में से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंघा दिखाई देती है। पर आसमान बादलों से ढका था। कंचनजंघा तो दिखी नहीं पर रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि उसे लगा मानो वह फूलों के बाग में आ गई है। अगला संकेत बिंदु है गैंगटोक से युमथांग जाना और पताकाएं देखना। तो बेटा युमथांग गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था। ड्राइवर कम गाइड जितेन ने बताया कि रास्ते में गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। लेखिका बर्फ देखने के लिए उत्सुक थी पर जितेन ने इसे रहस्य बना दिया कि युमथांग में बर्फ होगी या नहीं। रास्ते में मंत्र लिखी हुई सफ़ेद पताकाएं मिली। नार्गे ने बताया कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती है। यदि कोई नया काम शुरू करना हो तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। अगला संकेत बिंदु है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ पर कवि लॉन्ग स्टॉक के बारे में बताती है। कवि लॉन्ग स्टॉक पहुँचने पर जितेन ने बताया यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहाँ पर एक ऐसा पत्थर है जो लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले लंबे संघर्ष के बाद पहली बार शांति वार्ता का यहाँ स्मरण करवाता है, याद दिलाता है। अगला संकेत बिंदु है घूमता चक्र। एक कुटिया में लेखिका ने घूमता चक्र देखा था और जितेन नार्गे ने चक्र के बारे में लेखिका को बताया था। एक कुटिया के भीतर घूमते चक्र के बारे में पूछने पर नार्गे ने बताया कि यह धर्म चक्र है जिसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका सोचने लगी, चाहे पहाड़ हो या मैदान, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं एक जैसी है। अगला संकेत बिंदु है ऊंचाई पर बढ़ना, कि जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ते जा रहे थे उस चीज़ का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर दिखाई दे रही थी और क्या चीज़ें पीछे छूटती जा रही थी। गाड़ी जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ने लगी बाजार और बस्तियाँ पीछे छूटने लगी। चलते चलते स्वेटर बुनती युवतियाँ और भारी भरकम कार्टूनों को अपनी पीठ पर ढोते बोने बहादुर दृश्य से ओझल हो रहे थे। हिमालय अब अपने विराट वैभव के साथ सामने आ रहा था। रास्ते जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। घाटियाँ गहरी और वादियाँ चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह फूल मुस्कुराने लगे। सभी सैलानी झूमकर गाने लगे, सुहाना सफ़र और मौसम हंसी। सारे परिदृश्य को अपने भीतर लेखिका भर लेना चाहती थी। अगला संकेत बिंदु है प्राकृतिक सौंदर्य का लेखिका पर प्रभाव। तो लेखिका जो थी वो सारे परिदृश्य को अपने अंदर भर लेना चाहती थी। उसकी इच्छा थी कि लेखिका की इच्छा थी कि खिड़की से सिर निकालकर
वह आसमान को छूते पर्वत शिखरों को देखे, कभी दूध की धार की तरह झरझर गिरते प्रपातों को और कभी गुलाबी पत्थरों के बीच इठलाकर बहती तिस्ता नदी को। यहाँ तिस्ता का सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। तभी जीप एक जगह रुकी। सामने खूब ऊंचाई से गिरता फेन उगलता झरना। झरने का नाम क्या था? 7 सिस्टर वाटरफॉल। नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर लेखिका जैसे आत्मा का संगीत सुनने लगी। झरना उसे जीवन की अनंतता का प्रतीक लगा। उसे अपने मन की सारी तामसिकताएं उस निर्मल जलधारा में बह जाती सी प्रतीत हुई। लेखिका का मन वहाँ से हिलने को नहीं था, पर जितेन ने कहा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। अगला संकेत बिंदु, हिमालय का सौंदर्य। हिमालय का रूप पल पल बदल रहा था। कहीं हरियाली तो कहीं हल्का पीलापन और कहीं पथरीला, कहीं चटकी धूप, कहीं बादलों की चादर। माया और छाया के इस खेल में प्रकृति के कई रहस्य लेखिका के सामने उद्घाटित हो रहे थे। धुंधली चादर हटी तो सामने 2 विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, जिनके बीच जैसे जन्नत बिखरी पड़ी है। पर्वत, झरने, फूलों की घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे लेखिका को कहीं बहुत गहरे और अपने आप से जोड़ रहे थे। उसकी आत्मा की खिड़कियां खुल रही थी। उसे लगा कि वह ईश्वर के बहुत निकट है। उसके होठों पर वही प्रार्थना उन्हें आने लगी, साना साना हाथ जोड़ी। मंत्रमुग्ध सी वह थोड़ी दूर तक निकल गई। अगला संकेत बिंदु, मेहनतकश औरतों का दिखाई देना। तो उसकी मेहनतकश औरतों को उसने कहाँ पर देखा था? जहाँ पर औरतें रास्ता बनाने का काम कर रही थी। तो लेखिका की दृष्टि पहाड़ी औरतों पर पड़ी जो पत्थर तोड़ रही थी। उनकी कोमल काया थी, पर हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। कईयों की पीठ पर तो बंधी डोको का अर्थ क्या है? बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे थे। पूरी ताकत से वे कुदाल को जमीन पर मार रही थी। वे उस अलौकिक सौंदर्य से निरपेक्ष अपनी जीविका के संघर्ष में लगी हुई थी। एक पल के लिए लेखिका को लगा मानो किसी समाधि भाव से नाचती नृत्यांगना के घुंघरू टूट गए हों। स्वर्गीय सौंदर्य के बीच मौत, भूख और जिंदा रहने की जंग उनके सामने थी। वहाँ खड़े बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी से पूछने पर पता चला कि वे पहाड़ी औरतें सड़क को चौड़ा करने का काम कर रही थी। यह बड़ा खतरनाक काम है। लेखिका को सिक्किम सरकार का वह बोर्ड याद आया जिस पर लिखा था, एवर वंडर टू डिफाई डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। अगला संकेत बिंदु है लेखिका का उदास होना। लेखिका को पलामू और गुमला के जंगल याद आ जाते हैं। वहाँ आदिवासी युवतियाँ पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर वन वन डोलती या घूमती पत्तों की तलाश कर रही थी। उसे गमगीन देखकर जितेन ने कहा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप पहाड़ों को देखिए जिनके लिए आप पैसे खर्च करके आई हैं। लेखिका यही सोच रही थी कि मेरे देश की आम जनता कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। तभी वे श्रम सुंदरियाँ किसी बात को खिलखिलाकर हंस पड़ी और लेखिका को लगा मानो खंडहर ताजमहल बन गया हो। अगला संकेत बिंदु, पहाड़ी स्कूली बच्चे। तो लेखिका कहती है, जीप फिर से ऊंचाइयां चढ़ने लगी। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर ढेर सारे स्कूली बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। वे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, यहाँ स्कूल बस की कोई व्यवस्था नहीं। नीचे तराई में एक ही स्कूल है और दूर दूर से बच्चे वहीं पढ़ने आते हैं। पढ़ते ही नहीं, अपनी माँओं के साथ ये बच्चे पशुओं को चराते हैं, पानी भरते हैं और लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। अगला संकेत बिंदु, खतरनाक रास्ते। तो आगे रास्ता संकरा हो रहा है। बस केवल एक जीप जितनी चौड़ाई थी और जरा सा संतुलन बिगड़े तो
सीधा पाताल प्रवेश। जगह जगह चेतावनी देते हुए बोर्ड, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इन खतरनाक रास्तों पर जगह जगह पर चेतावनियाँ भी लिखी हुई थी। अगला संकेत बिंदु है चाय के बागानों में युवतियाँ। तो युवतियाँ जो चाय के बागानों में चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी, तो लेखिका कहती है ढलते सूरज की रोशनी चाय के बागानों पर पड़ रही थी। कई युवतियाँ बोकू सिक्किमी परिधान है उसको पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता उनका गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम आभा में ऐसी इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध लेखिका खुशी से चीख पड़ी थी। अगला संकेत बिंदु लायुंग में पड़ाव। तो रात का पड़ाव लायुंग में था। यह एक छोटी सी शांत बस्ती थी जहाँ तिस्ता नदी के किनारे वे एक लकड़ी के घर में ठहरे थे। सामने ऊंचाई से गिरता एक झरना तिस्ता नदी में मिल रहा था। परिंदे अपने घरों की ओर लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। वही शांति मन में फैली हुई थी, समाई हुई थी। लेखिका तिस्ता के किनारे पत्थरों पर बैठी अपने भीतर बोधिसत्व के एक अंश को उगता सा महसूस कर रही थी। उसे लगा कि प्रकृति अखंड और संपूर्ण है। इसी अखंड संपूर्णता में ही सुख और शांति है। हमने इस संपूर्णता से छेड़छाड़ करके अक्षम्य अपराध किया है। पत्थरों से होकर वह नदी की धार तक पहुंची और बहते पानी को अंजुलि में भरा तो उसकी स्मृति में कौंधा या उसे याद आया। जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है, क्या संकल्प करूं? लेकिन लेखिका के मन में केवल एक प्रार्थना थी, व्यक्ति के मन की बुरी तामसिकताएं इसी जलधारा में बह जाए। रात में जितेन ने गाने की तेज़ धुन पर नाचना शुरू किया तो सभी सैलानी मस्ती के रंग में आ गए। 50 वर्षीय मणि ने तो ऐसा शानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि लड़कियां भी मात खा जाएं। लेखिका सोच रही थी किसी के अंदर इतना आनंद कहाँ से आता है। अगला संकेत बिंदु कटाओ की यात्रा। लायुंग समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, पर आशा के विरुद्ध बर्फ यहाँ भी देखने को नहीं मिली। एक सिक्किमी युवक ने बताया कि 500 फीट ऊपर कटाओ में बर्फ मिल सकती है। कटाओ भारत का स्विट्जरलैंड जो अभी टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना है। कटाओ का रास्ता खतरनाक था। फिर धुंध और बारिश हुई थी। जीप जैसे बादलों को चीरकर निकल रही थी। खतरे के एहसास ने सभी को मौन कर दिया था। केवल सैलानियों की सांस लेने की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी तो सन्नाटा भी टूटा। नार्गे ने उत्साहित होकर कहा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मणि ने विरोध किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। कटाओ के निकट पहुंचने पर पहाड़ों पर कहीं कहीं बर्फ नज़र आने लगी। थोड़ा आगे बढ़ने पर सब और गिरी बर्फ। सबके मन प्रसन्न हो उठे। जितेन तो प्रसन्नता के मारे झूमने लगा। तिमरो माया सेंधई मलाई सताउच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। ये नेपाली भाषा में लिखा हुआ था। अगला संकेत बिंदु है कटाओ की सुंदरता। लेखिका भी खुशी के मारे नाचना चाहती थी पर बर्फ में खेलना चाहती थी, लेकिन उसके पास लंबे जूते नहीं थे और न ही आसपास कोई दुकान थी जहाँ से वे किराए पर जूते ले सके। लेखिका फ़ोटो खिंचवाने की अपेक्षा इस परिदृश्य को अपने भीतर खींच रही थी ताकि महानगर के डार्क रूम में इसको फिर से देख सके। उसे लग रहा था कि इसी विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को पाया होगा और सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। मणि ने आगे बताया, प्रकृति द्वारा जल संचय की व्यवस्था। तो मणि कहती है, ये हिमशिखर हमारे जल स्तंभ है
प्रकृति किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। वह सर्दियों में बर्फ सहेजकर गर्मियों में जलधारा बनकर प्यास बुझाती है। और न जाने कितना ऋण है इन नदियों का हम पर। लगा कि संसार स्वप्न सा सुंदर, लेकिन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों का ध्यान आते ही मन फिर से उदास हो गया। अगला संकेत बिंदु फौजी छावनियाँ की लेखिका जब आगे बढ़ी और तो उन्होंने फौजी छावनियाँ भी देखी। थोड़ा और आगे जाने पर फौजी छावनियाँ दिखाई पड़ी। चीन की सीमा थोड़ी ही दूर है। लेखिका ने एक फौजी से कहा, इस कड़कड़ाती ठंड में आपको बहुत तकलीफ होती होगी। फौजी ने एक उदास सी हंसी हंसकर कहा, आप चैन की नींद सो सकें इसलिए हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। वहीं एक बोर्ड पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। लेखिका का मन पिघलने सा लगा कि पौष माह होता है जब जनवरी का महीना होता है, तब में जब वहाँ पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाता था, ऐसी ठंड में भी वे जवान वहाँ पर तैनात रहते थे। अगला संकेत बिंदु योमथांग का रास्ता। तो योमथांग की घाटी में ढेर फूल खिल रहे थे। जितेन ने बताया कि कुछ ही दिनों में घाटी फूलों से इतनी भर जाएगी कि मानो फूलों की सेज बिछी हो। योमथांग में चिप्स बेचती एक युवती से लेखिका ने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने कहा, नहीं, मैं इंडियन हूँ। लेखिका को सुनकर अच्छा लगा कि सिक्किम के लोग भारत के साथ मिलकर खुश हैं। अगला संकेत बिंदु जितेन द्वारा दी गई जानकारियाँ। तो जितेन तरह तरह की जानकारियाँ दे रहा था। उसने बताया कि पहाड़ी कुत्ते सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं। एक जगह उसने बताया कि यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं गुरु नानक की थाली से छिटक कर थोड़े चावल यहाँ गिरे थे, और जहाँ चावल गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। खेदुम की ओर इशारा करते हुए उसने बताया कि यहाँ देवी देवताओं का वास है। जो भी यहाँ गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। उसने बताया कि वे पहाड़, नदी, झरने इनकी पूजा करते हैं, इन्हें कभी गंदा नहीं करते। उसने यह भी बताया कि योमथांग पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखने से क्या लाभ। घाटियों में से रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। लेखिका मन ही मन कह रही थी, हाँ, रास्ते अभी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी जारी है। मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। तो ये हमने आज पाठ को संक्षिप्त रूप में यहाँ दोहराया है। और अब हमने आपको जो गृह कार्य दिया है वो इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के कारण और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। तीसरा, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। अगला है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। अगला प्रश्न, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। ये सभी प्रश्न अभ्यास कार्य के हैं, इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और जो व्याख्यान 3 में हमने आपको गृह कार्य दिया था उसका हल देखते हैं। प्रश्न 1 था, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। उत्तर, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को जो अनुभूति होती है उसे लेखिका ने निम्नलिखित शब्दों में प्रकट किया है। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पाँव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा।
वह सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। अगला प्रश्न था, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। तो प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को निम्नलिखित दृश्यों ने झकझोर दिया। पहला, जब लेखिका ने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें अपने सुंदर और सुकोमल हाथों में कुदाल और हथौड़े लेकर पत्थर तोड़ रही हैं और इनमें से कुछ की पीठ पर डोकों में उनके बच्चे भी हैं। प्राकृतिक सुंदरता के बीच भूख, गरीबी, मौत और दीनता में जिंदा रहने के लिए जारी इस जंग को देखकर लेखिका का हृदय आहत हो गया। दूसरा, भारत चीन सीमा पर -15 डिग्री सेल्सियस के तापमान में पहरा देते भारतीय जवानों को लेखिका ने देखा। जब लेखिका ने एक जवान से पूछा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती होगी, तो जवान ने हंसकर कहा, आप चैन की नींद सो सकें इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। यह सुनकर लेखिका भावुक हो गई। तीसरा, एक जगह लेखिका ने देखा कि कुछ छोटे छोटे स्कूली बच्चे पीठ पर बस्ता लादे कई किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर स्कूल से आ रहे थे। पहाड़ी बच्चों के संघर्ष को देखकर लेखिका द्रवित हो गई। तीसरा, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। तो सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में अनेक लोगों का योगदान होता है, जैसे गाइड, वाहन चालक, होटल वाले, आवश्यक सामानों की दुकान वाले, दर्शनीय स्थलों की देखरेख करने वाले और पर्यटन एजेंसियों का भी विशेष योगदान होता है। अगला प्रश्न था, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका होती है। उत्तर, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। इस कथन के आधार पर आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका होती है। ये श्रम करने वाले अपने जीवन को संकट में डालते हैं तथा लोगों के सुखों के साधन जुटाते हैं। मजदूर, किसान, बड़ी बड़ी सड़कें व पुल बनाने वाले, बड़े बड़े भवन बनाने वाले कितना श्रम करते हैं और बदले में इन्हें कितना कम पैसा मिलता है। यदि ये न हो तो हम जीवन के सुखों से वंचित हो जाएं। ये श्रम करने वाले दिन रात एक करके भूखे रहकर सुख सुविधाओं से वंचित जीवन व्यतीत करते हैं। इनका श्रम देश की आर्थिक प्रगति में सहायक होता है। हमारे देश की आम जनता बहुत कम पारिश्रमिक लेकर देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाती है।